पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। ओके। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा क्या है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा क्या है। शपथ किया है मैंने ये, ना हारूंगा हौसला उम्र भर। ये किसी और से नहीं, मैं अपने आप से वादा किया है। A very warm welcome to this wonderful session of biology, and I'm your son Kumar Das standing in front of you to teach you, to give you some knowledge about biological classification of class 11th NCRT chapter 2. And today we are going to discuss about five kingdom classifications and six kingdom classification. Okay. So आज मैं खड़ा ज़रूर हूँ व्हाइट बोर्ड के सामने, बट हम लोग लेक्चर व्हाइट बोर्ड पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। ओके। आगे तुम लोगों को पता चल जाएगा सस्पेंस है क्या है, ठीक है। तो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैं मानता हूँ, बट इसमें बहुत ही अच्छा एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने की मैंने कोशिश की है। इसीलिए वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, उसके बाद कमेंट में लिखना भाई। अगर बुरा होगा ना तो बुरा लिखना, कोई बात नहीं, मैं मान लूंगा, मैं सह लूंगा, बट या वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें मैंने क्या कंटेंट देने की कोशिश की है। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों आया, जरूरत क्या थी सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की, एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बहुत सारे फंडेस मैंने वहां पर डिटेल्ड स्टडी हम लोगों ने की है, ठीक है। तो स्किप मत करो, पहले वीडियो देखो, फिर बाद में मिलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि कोपलैंड के फोर किंगडम क्लासिफिकेशन तक हम लोगों ने कवर किया था, एरिस्टोटल जी से लेकर। ओके। मतलब हम लोगों ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कवर किया था। एंड मैंने ड्रॉबैक भी बताया था कि कॉपलैंड के फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या ड्रॉबैक था जिसके वजह से फिर से एरएच व्हिटेकर करके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन फाइनली इन्वेंट हुआ। एंड इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस न्यू जो किंगडम था वो था फंजाई। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट इट। अगर तुम लोगों ने पिछले लेक्चर को नहीं देखे हो तो आई बटन पे क्लिक करो, तुम्हें मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, तो फिर लिंक पे क्लिक करो एंड गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो। ओके। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये थर्ड पार्ट है मेनली। ओके। अगर तुम लोगों ने प्लीज पहले दो वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख के आयो, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि मेरे लेक्चर में मैं रिलेट करता हूँ चीज़ों को। सो इफ तुम लोग अगर लेक्चर मिस कर लोगे तो रिलेट नहीं कर पाओगे। फिर भी अगर अभी देख रहे हो तो देख लो, उसके बाद जाके वो पिछले वाला वीडियो देख लेना, फिर तुम्हें सब कुछ रिलेट हो जाएगा, आपस में समझ में आ जाएगा। So in this lecture we are going to study about mostly five kingdom classifications and six kingdom classification। इसमें मैं बताने के लिए जा रहा हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जब हुआ तो उसमें क्या नया आया, ठीक है। तो उसमें तीन डोमेन हो गए मेनली, मैं बाद में भी इसी स्लाइड में समझाऊंगा, बाद में स्लाइड्स हैं। ओके। तो वहां पर चलो पहले, नहीं नहीं, इससे सस्पेंस रखना चाहिए, ठीक है, सस्पेंस तो रहना ही चाहिए। वहां पर चलो, फिर वहां पर समझाएंगे, पहले इसको देख लो भाई। ऑर्गेनिजम्स जब आए, ओके, रुको मुझे ब्रश ऑन कर देने दो। ओके, एम आई ओके, या देखो, जब ऑर्गेनिजम्स आए तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, पहले तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों हिस्सों में डिवाइड किया गया, जो कि बहुत बड़े बड़े ड्रॉबैक्स थे। जब प्रोकैरियोट्स मैंने बताया था, अगर तुम पिछले वीडियो जाओगे तो देखोगे उसमें, जब अर्नस्ट हैकेल एंड एरिस्टोटल हो गए और तुम्हारा कौन, यही दोनों मेनली, इन्होंने ही प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को डिवाइड नहीं किया था, मेनली इन्होंने ही किया था। ओके। आफ्टर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन पे जब आ गई कॉपलैंड तो वहां पर उन्होंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को अलग अलग कर दिए थे, बट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन तक यही इशू लगातार कंटिन्यू करा था, ठीक है। तो वही इशू को यहाँ पर दूर किया गया। पहले तो किया गया, एक आ गया तुम्हारा प्रोकैरियोटिक एंड दूसरा आ गया यूकैरियोटिक, एंड यूकैरियोटिक फर्दर जाके टू हिस्सों में डिवाइड हो गया। पहला हो गया तुम्हारा यूनिसेलुलर हो गए और फिर मल्टीसेलुलर हो गए। तो यूनिसेलुलर में आ गया तुम्हारा प्रोटिस्टा एंड मल्टीसेलुलर फिर डिवाइड हुआ फॉर द टू पार्ट्स में, जो कि एक था विथ सेल वॉल एंड अनदर वन इज द विदाउट सेल वॉल। ओके, विथ सेल वॉल एंड अनदर वन इज विदाउट सेल वॉल।
एंड दिस विथ सेल वॉल वाले जो थे उन्हीं लोगों को फिर से उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में फिर से डिवाइड किया गया। एक आ गए फोटोट्रॉफिक एंड अनदर इज हेटेरोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक जो थे मतलब क्या, फोटोट्रॉफिक का मतलब क्या है, मतलब ऑटोट्रॉफिक तो थे लेकिन ऑटोट्रॉफिक में फोटोट्रॉफिक थे। मीन्स वो फोटोन्स, मतलब फोटोट्रॉफिक मेनली फोटोन से आया है जो कि लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने लिए खाना बनाते हैं जो कि प्लांट्स ही होते हैं। सो फोटोट्रॉफिक जब आया तो बात आया प्लांट्स के बारे में, एंड हेटेरोट्रॉफिक के बाद जब आया तो बात आया फंजाई के बारे में। ओके, सो हेटेरोट्रॉफिक में फंजाई चले गए। यही तो बात थी कल लेक्चर में, हम लोगों का यही इशू था कि फंजाई को कॉपलैंड ने अपने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को उन्होंने प्लांटी के साथ मिला कर रखा था, जबकि फंजाई एक हेटेरोट्रॉफिक तो था ही बट वो नॉन फोटोसिंथेटिक था। ओके, ऑब्वियसली अब हेटेरोट्रॉफिक होगा तो फोटोसिंथेटिक कैसे होगा, बट फोटोसिंथेटिक तो ग्रीन एल्गी था, लेकिन ग्रीन एल्गी के साथ उन्होंने फंजाई को मिक्स करके रखा था, इसीलिए फिर से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का आना पड़ा और एरिच व्हिटेकर आए एंड उन्होंने फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का इन्वेंशन किया, जिसमें उन्होंने फंजाई को एक नया किंगडम के तौर पर रखा था। और फिर आगे भी फिर से इशू आए, फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, लेकिन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में एनसीईआरटी में अभी तक जिक्र नहीं हुआ है ठीक से, इसीलिए हम मेनली फोकस करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कुछ एक्स्ट्रा इस चीजें कवर करने के व्यू से मैं तुम्हें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसमें दूंगा, जरूर दूंगा। स्किप मत करना वीडियो को, ओके, स्किप मत करना, कुछ समझ नहीं आएगा अभी, ठीक से देखते चलो, ठीक है। ओके, तो हमारा ये खत्म हो गया इस स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एनसीईआरटी का जो टेबल था वो भी आएगा, अभी इससे थोड़ा सा देख लो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो था तुम्हारा क्या हो गया, प्रोकैरियोट, जो कि मोनेरा, किंगडम मोनेरा में सेल स्ट्रक्चर जो थे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर थे। तुम एक काम करो, तुम्हें एक काम देता हूं मैं, इसमें जितने भी नोट्स मैंने दिए हैं, मतलब ये जो पिक्चर है इस स्लाइड्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मैं अपना फोटो नीचे कर रहा हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लो, फुल स्क्रीनशॉट ले लो और लेने के बाद उससे घर पे बैठ के देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर ये सब समझाने की अभी मुझे टाइम नहीं है क्योंकि मुझे एनसीईआरटी पे भी जाना है। ओके, सो वही चीजें लिखा गया है, जब तुम आगे पढ़ोगे ना एनुअल किंगडम, प्लांट किंगडम, तो ये पूरा का पूरा जो मतलब इंफॉर्मेशन हैं दिमाग के अंदर मतलब छपवा दूंगा, ठीक है। छपेगा तो छपेगा, छपवा दूंगा, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। वहां पर भी मैं बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस लेकर आऊंगा और वीडियोस होंगे एंड इमेजेस होंगे, जिससे तुम्हारा ब्रेन जल्दी रिट्राइव करेगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, कीप वॉचिंग माई वीडियो। सो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आ गया, ये हो गया हमारा एनसीईआरटी का स्लाइड। ओके, सो एनसीईआरटी का स्लाइड जब आ गया तो अभी मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, अपना फोटो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भाई, रुको। हो गया, चलेगा नहीं? हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, ईटीसी एक्सेट्रा पे, चलो चलेगा। अब देख लो 5 किंगडम्स में यहाँ पर जो आ गया हमारा एनसीईआरटी का, तो मुझे ब्रश ऑन करने दो, या ब्रश इज ऑन। यहाँ पर सेल टाइप पहले लिया गया, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया तो तुम्हारा पहला हो गया क्या, मोनेरा हो गया, एंड प्रोटिस्टा हो गया, फिर फंजाई हो गया, फिर प्लांटी, एंड देन फाइनली एनिमिलिया। सो यहां पर तुम्हारा क्या हुआ, एक मिनट, या दिस इज राइट, ओके, या हो गया। तो तुम्हारा जो सेल टाइप था, ओके, मोनेरा में पहले तो प्रोकैरियोटिक रखा गया और बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया जितने भी थे सब के सब यूकैरियोटिक थे। तुम लोग देख सकते हो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक था और बाकी के सारे 4 जो किंगडम रखे गए थे वो सारे के सारे यूकैरियोटिक थे। तो बाद में दिक्कत कहां हुई, ठीक है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया कैसे, यहीं से ही आया है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, और कहीं से नहीं आया। जो डोमेन किया गया, 3 डोमेन मेनली, ओके, जो 3 डोमेन किया गया उसमें से एक डोमेन में यूकैरिया, ओके, डोमेन यूकैरिया, जिसके अंदर तुम्हारा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये चारों के चारों किंगडम
डोमेन यूकैरिया के अंदर आ गए। एंड जो डोमेन रहा, बाकी के जो डोमेन थे, उन दो डोमेन्स में प्रोकैरियोटिक मोनेरा को डिवाइड किया गया। मोनेरा में पहले तो ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं, यू बैक्टीरिया, वो थे, एंड आर्कीबैक्टीरिया ऑल्सो थे। लेकिन कहीं ना कहीं आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंशिएशन ज्यादा थे, और उन दोनों को दो अलग अलग किंगडम चाहिए थे। इसीलिए जो तुम्हारा आगे बताऊंगा, इसीलिए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया। और क्या क्या डिफरेंस थे भाई, बहुत सारे। मुझे भी ये क्यूरियोसिटी था जब मैं पढ़ रहा था लेक्चर, तो मुझे लेक्चर के दौरान ये मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया गया था कि भाई व्हाई सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। क्यों सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का इवोल्यूशन, मतलब ऐसे इवोल्यूशन में आया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सो मैंने भाई थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकाला वहां से देखा। भाई एक बात तुम्हें बताता हूँ, जब भी टाइम मिलता है ना, तो इधर उधर की फालतू की बातों में ध्यान दिए बगैर गूगल पर जाओ, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स के बारे में सर्च करो, और वहां पर तुम्हारे ही जो बायोलॉजी के एक्स्ट्रा चीजें हैं एंड फिजिक्स के एक्स्ट्रा जो भी हो जाए, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं उन्हें कलेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम देखोगे तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा। ओके, आर्टिकल रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इन लाइफ। ओके, इसको याद रखना, क्योंकि इससे तुम्हारा बहुत सारे जो तुम्हारा मतलब जिसका इंग्लिश स्लो होगा फाइनली, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जिसका इंग्लिश स्लो होगा, जिसको मतलब ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रहे होंगे एंड स्पोकन इंग्लिश में भी तकलीफ हो रहा होगा, तो वो ज़्यादातर आर्टिकल रीडिंग एंड ऐसे इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग से हल हो सकता है उसका, ठीक है। लेकिन अब कुछ बाद में बताऊंगा, ठीक है, बाद में सेशन लूंगा इसके ऊपर, तुम लोगों को बता दूंगा कैसे कैसे स्किल्स डेवलप किया जाता है। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली जाके हिंदू पढ़ते हैं। किस लिए? स्पोकन इंग्लिश इंक्रीज करने के लिए। बट हिंदू इज नॉट फॉर मतलब इंक्रीजिंग योर स्पोकन इंग्लिश। ओके, क्योंकि जब एक लेवल पर तक तुम पहुंच जाओगे उसके बाद भाई उसको पढ़ना, क्योंकि उसमें जो आर्टिकल्स के लेवल हैं वो बहुत टफ हैं। अगर उसी को तुम अभी से पढ़ रहे होगे कि तुम इंग्लिश को इंक्रीज करना चाहते हो, तो कभी इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाओगे, ठीक है। उसके बारे में बाद में सेशन लेंगे। चलो, हम लोग अभी क्या कर रहे थे, सेल वॉल के बारे में बात कर रहे थे। या प्रोकैरियोटिक तुम्हें समझ में आ गया, क्यों सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का इवॉल्व हुआ, वो बाद में बताऊंगा। अभी अभी तो मैंने बता दिया फिलहाल। तो फिर चलो, जो सेल वॉल्स थे, ओके, जो सेल वॉल्स थे वो थे नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, मोनेरा में थे, जो कि प्रोकैरियोटिक थे। तो वहां पर सेल वॉल कैसे बना था, एक तो तुम्हारा हो गया पॉलीसैकेराइड एंड एमिनो एसिड, एंड प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट कुछ ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्रोटिस्टा के कुछ ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट था, और ज्यादातर सेल वॉल नहीं था प्रोटिस्टा के अंदर। जब फंजाई की बात किया गया तो प्रेजेंट था, सेल वॉल इज प्रेजेंट। बट सेल वॉल किससे बना था? काइटिन से बना था। ओके, याद रखना, काइटिन से बना था। अब भाई हम लोग जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ये सारी की सारी चीज तुम्हारे दिमाग के अंदर बिल्कुल छप जाएगा भाई। पॉलीसैकेराइड क्या है, एमिनो एसिड क्या है, काइटिन कैसा है, कैसे कैसे सेल वॉल का मतलब निर्माण होता था, ये सब कुछ तुम्हें बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट फोकस ऑन लेक्चर। ओके, प्लांटी के बारे में जब बात करेंगे तो प्लांटी में हम लोग सब जानते हैं कि सेल वॉल भाई होता है, एंड सेल वॉल इज अ सेल्यूलोज से बना होता है। तो प्लांटी एनिमिलिया के अंदर जब हम लोग छोटे बच्चे थे, मतलब छोटे क्लास में थे, तो हमारा जो आता था कि डिफरेंस बिटवीन प्लांटी एंड एनिमिलिया, हमारा पहला पॉइंट होता था कि भाई प्लांटी में सेल वॉल होता है एंड एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होता है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, इसको ये तो सबको आता होगा। सो प्लांटी में जो था सेल्यूलोज के बने हुए सेल वॉल थे, एंड एनीमिलिया में सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल नहीं होता है। हम लोगों के अंदर जो सेल्स हैं, सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे साइटोलॉजी, ओके, सेल डिवीजन, एक चैप्टर है तुम्हारा, ओके, साइटोलॉजी के ऊपर जब मैं लेक्चर लूंगा तो उस दौरान ये सारी चीजें तुम्हारे मतलब डाउट्स बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी चलो भाई, जो न्यूक्लियस होता है, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है या नहीं होता है, उसके तौर पर भी इन लोगों को जांचा गया था, मतलब इन किंगडम्स को जांचा गया था। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के तौर पर जब जांचा गया था तो भाई मोनेरा में तो भाई एब्सेंट था, बट बाकी सब में प्रेजेंट था।
इससे कुछ तुम लिंक कर पा रहे हो क्या? प्रोकैरियोटिक्स, मोनेरा प्रोकैरियोटिक था और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। बस प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया सब के सब यहाँ पर तुम्हारे क्या है, मतलब यूकैरियोटिक्स हैं एंड उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट, और ये जितने में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो सारे के सारे यूकैरियोटिक्स हैं। लिंक आ गया है, तुम्हें याद रह जाएगा। ठीक है, सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब बात करेंगे भाई, एनिमल किंगडम में हम लोग जब जाएंगे तो वहां पर तुम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि भाई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक से वहां पर हम लोग समझेंगे भाई सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सबसे हाईएस्ट, मतलब टफेस्ट, सबसे फाइनेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वही, तो वो दिख जाता है एनिमिलिया के अंदर, मतलब हम लोगों के अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लांटी के अंदर क्या होता है, टिश्यू होता है या फिर ऑर्गन होता है। एंड फंजाई के बारे में अगर बात करेंगे तो मल्टी सेलुलर होते हैं, लूज टिश्यू से बने होते हैं। एंड प्रोटिस्टा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड जो तुम्हारे मोनेरा हो गए, मोनेरा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड फाइनली जो मेन बेसमेंट था, मतलब एरिच व्हिटेकर ने जो मेन बेसमेंट लिया था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन आल्सो। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जब बात करेंगे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तुम्हारा आ जाएगा जो प्रोकैरियोटिक, मोनेरा। मोनेरा में भाई ऑटोट्रॉफिक तो होते ही होते हैं, एक मिनट, या मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक तो होते ही होते हैं, केमोसिंथेटिक होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक आल्सो, एंड हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक भी होते हैं। ओके, जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं वो ज्यादातर सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, एंड जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं वो सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक होते हैं। अगर यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं बाद में जब व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर लूंगा तो शॉर्ट नोट्स में तुम्हें दे दूंगा, एक इमेज दे दूंगा तुम्हें, ठीक है, शॉर्ट नोट का, जिससे तुम्हें पूरा का पूरा पता चल जाएगा। यहाँ पर मुझे पता है वहां पर थोड़ा हाइपन वाइपन देख के लिखा गया है ना, तो तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड जब प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे तो भाई प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्रोटिस्टा में हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक ही दिखाई देते हैं, केमोसिंथेटिक नहीं होते हैं, याद रखना, फोटोसिंथेटिक होते हैं ऑटोट्रॉफिक में। एंड जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं किसमें, फंजाई में, मतलब फंजाई टोटली हेटरोट्रॉफिक है एंड नॉन फोटोसिंथेटिक है। भाई नॉन फोटोसिंथेटिक ऑब्वियसली होगा, जब वो हेटरोट्रॉफिक है, अपना खाना नहीं बना सकता है, तो वो लाइट का यूज क्यों करेगा खाना बनाने के लिए, अब जो जब वो बना ही नहीं सकता। ओके, am I right? या हेटरोट्रॉफिक होते हैं फंजाई, सैप्रोफाइटिक होते हैं एंड पैरासाइटिक होते हैं। जब बात आता है प्लांटी के ऊपर, फुल्ली ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, हम सब जिससे खाना पाते हैं या फिर जो हम लोगों को खाना खिलाने वाला होता है, ठीक है, तो वो है ऑटोट्रॉफिक एंड दिस इज फोटोसिंथेटिक। एंड एक मिनट रुको, फोटो ऊपर उठाना पड़ेगा यहाँ। और जो एनिमिलिया हो गया, ओके, जो एनिमिलिया हो गया, एनिमिलिया है हेटरोट्रॉफिक एंड होलोजोइक होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। होलोजोइक का मतलब क्या है अभी, ठीक है, जो होलोजोइक होते हैं मतलब हम लोग ह्यूमन बींग, मैमल्स, मैमलियंस और होलोजोइक, क्योंकि हम लोग अपना खाना नहीं बना सकते हैं और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एंड हम लोग हेटरोट्रॉफिक होते हैं। पता चल गया? सो आई थिंक दिस इज ओवर, या आई एम राइट, दिस इज ओवर। सो ये स्लाइड हमारा कंप्लीट हो गया और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ओके, सो तुम लोग देख सकते हो ये स्लाइड में मैंने यहाँ पर क्लियर कट समझाने की कोशिश करूंगा तुम लोगों को, ठीक है, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशंस में क्यों आया ये। एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, सबसे मेन बात, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशंस किसके द्वारा दिए गए थे, किसके द्वारा, कार्ल वोज एंड अदर्स। ओके, मुझे अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, कार्ल वोज के साथ कोई और एक साइंटिस्ट थे, मैंने पढ़ा था आर्टिकल में। ओके, आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट दैट, बट मेनली कार्ल वोज थे, मेन वॉज कार्ल वोज थे, ठीक है। एंड फाइव किंगडम सिस्टम तो तुम्हें पता ही है,
भाई आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिए गए थे 1969 में। ओके, ईयर था 1969, ये याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो डोंट टेंस्ट अबाउट दिस ईयर्स। एंड 1990 में आ गया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी में सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ समझ लो कि भाई क्यों हुआ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशंस, कैसे आए। ओके, सो यही सब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस में एक तो तुम्हारा हो गया मोनेरा होता था, प्रोटिस्टा होता था, फंजाई होता है, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो वहीं पांचों को, ठीक है, वहीं पांचों को तुम लोग ठीक से मार्क करो और उसके साइड में, राइट साइड में जो किंगडम सिस्टम, सिक्स किंगडम सिस्टम है, उसमें जो तीन डोमेन दिए गए हैं और तीन डोमेन के अंदर जो छह किंगडम इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसको ठीक से देखो कि भाई यहां पर जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा से लेकर तुम्हारा कहां तक, एनिमिलिया तक, ठीक है, ये जो टोटल पार्ट हो गया तुम्हारा, ये टोटल पार्ट यहाँ पर एज यूजुअल डोमेन यूकैरिया में रख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डोमेन यूकैरिया में रख दिया गया है। एंड डोमेन यूकैरिया में रख दिया है, कोई बात नहीं। डोमेन वन क्या है, यूकैरिया भी क्यों गया है? अब तुम लोग ये भी पूछ सकते हो मुझसे कि भैया यूकैरिया क्या। भाई हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक मिनट रुको, स्लाइड के पीछे स्लाइड में चलते हैं। ये देखो, यहां पर तुम लोग साफ साफ देख सकते हो कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं मोनेरा प्रोकैरियोटिक है एंड प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमिलिया यूकैरियोटिक। ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं प्रोटिस्टा से लेकर एनिमिलिया तक, लेकिन सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक है। तो वही बात वहां पर समझाने की कोशिश की गई है। ओके, यहाँ पर देखो वही बात प्रोटिस्टा से लेकर बिल्कुल तुम्हारे एनिमिलिया तक चारों के चारों यूकैरियोट्स हैं, इसीलिए उन लोगों को डोमेन यूकैरिया में रख दिया गया। टोटल यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा से लेकर किंगडम एनिमिलिया तक। एंड डोमेन वन एंड डोमेन टू जो था आर्की एंड बैक्टीरिया। ओके, जब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो तुमने शायद ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, मैं क्लियर भी करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो वहां पर जो बैक्टीरियाज हैं, एक तो हो गया हमारा यू बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा के अंदर क्या क्या आता है, पहले तो ये बात सुनो मेरी। किंगडम मोनेरा के अंदर हमारा आर्की बैक्टीरिया आता है एंड यू बैक्टीरिया आता है, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने दो डोमेन का क्रिएशन किया है, एक हो गया डोमेन आर्की और एक हो गया डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन किंगडम मोनेरा के अंदर, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा के अंदर जो दो मतलब क्या हो गए, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया है ना, उनके अंदर से यू बैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया, बट आर्की बैक्टीरिया इज नॉट अ ट्रू बैक्टीरिया। ओके, वो हर कंडीशन में दिखने नहीं मिलता है, कुछ स्पेसिफिकली मेंशन कंडीशंस हैं, हमारे एनसीईआरटी में भी हैं, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इस सेशन में नहीं, इस अगले सेशन में वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो कुछ स्पेशली मेंशनड एरिया में दिखते हैं वो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, बट यू बैक्टीरिया अर्थ के हर जगह में दिख जाते हैं यू बैक्टीरिया। एंड यू बैक्टीरिया की थोड़ी सी मतलब आरएनए भी मतलब कंपोजिशन अलग अलग होता है, आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो वही बात है, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया को अलग अलग कर दिया गया। आर्की बैक्टीरिया को रख दिया गया डोमेन वन, जो कि डोमेन का नाम भी दे दिया गया आर्की, और उस डोमेन के अंदर सिर्फ एक ही किंगडम, ये डोमेन आर्की, और उस आर्की डोमेन के अंदर सिर्फ एक ही किंगडम हो गया जो कि है आर्की बैक्टीरिया का। एंड डोमेन टू हो गया ट्रू बैक्टीरिया, जो यू बैक्टीरिया थे। यू बैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया, याद रखना। यू बैक्टीरिया को डोमेन टू में रख दिया गया, डोमेन टू का नाम ही दे दिया गया बैक्टीरिया, क्योंकि ट्रू बैक्टीरिया है इसीलिए। एंड आर्की बैक्टीरिया आर्की डोमेन में रह गया। अब तुम लोगों को मुझे लगता है थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि भाई सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशंस क्यों आए थे। सिर्फ और सिर्फ आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के अंदर के डिफरेंसेस को देखकर ही सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का इवॉल्व हुआ था। ओके, समझ में आ गया होगा शायद, मुझे लगता है। आई हैव टू गो नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड को तुम लोग घर पे बैठ के पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्लाइड बहुत जरूरी है समझाना, क्योंकि मुझे वहां पर बहुत अच्छे से समझाना है कि भाई आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को क्यों अलग अलग कराया गया, क्या उनके अंदर डिफरेंसेस थे जिसके वजह से सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का इवॉल्व हुआ। ओके, मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ क्या, आई थिंक नो, या ओके, इसको देख लेना, याद रखना, इसको देख लेना, ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है।
सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यही स्लाइड की मुझे जरूरत थी तुम लोगों को समझाने की सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, जस्ट अ मिनट या सो चलो भाई, चलो देखते हैं। आर्कीबैक्टीरिया आर सिंपल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, बट यू बैक्टीरिया के ऑर्गेनाइजेशन में कम्प्लेक्सिटी होता है। यहां पर देखो, कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड जो तुम आर्कीबैक्टीरिया में के बारे में बात करोगे तो आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में दिखाई देते हैं। मतलब जैसे हो गया तुम्हारा हॉट स्प्रिंग में दिखाई देते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। ओके, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है क्या? या मिल गया तुम लोगों को पहले से। मैं बताना नहीं चाहता था, इसको कट करना चाहिए था, बट मैंने किया नहीं है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया, सॉरी आर्कीबैक्टीरिया। सो आर्कीबैक्टीरिया which are one of them is methanogen and another is halophiles and another is thermophiles। यहाँ पर एक्चुअली थर्मोएसिडोफाइल्स होंगे, थर्मोफाइल्स नहीं होंगे। ठीक है, हेलोफिल्स ठीक है, एंड मिथानोजेंस भी ठीक है। ओके, एंड जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव यू बैक्टीरिया, इसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। दिमाग में खचरा मत भर्ती करना, ठीक है, वरना नीट जाएगा हाथ से। ठीक है, सो इसको जानने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, या मैंने जैसे कि बताया था कि यू बैक्टीरिया अर्थ के हर कोने में तुम लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन आर्की बैक्टीरिया कुछ स्पेसिफिकली मेंशन एरिया में ही दिखने को मिलेंगे। मतलब कुछ एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन एक अलग तरह की है। ठीक है, मतलब एक मिनट, या this point is a very much important in difference between archaebacteria and eubacteria। इस पॉइंट में क्या लिखा गया है, चलो समझते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड्स आर इथरलिंक्ड ब्रांच्ड एलिफैटिक चेन्स कंटेनिंग डीग्लिसरॉल फॉस्फेट। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स में मैं ये सब डिटेल्ड स्टडी करवाऊंगा। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। एंड अगर बात करेंगे, मेम्ब्रेन लिपिड्स आर इंटरलिंक्ड स्ट्रेट चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग एल ग्लिसरॉल फॉस्फेट्स। यही एक बहुत अच्छी चीज है जो इसमें है। किसमें? डी ग्लिसरॉल फॉस्फेट। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मतलब एक मिनट रुको। एल ग्लिसरॉल फॉस्फेट बहुत कंजेस्टेड है ना, कंजेस्टेड है, इसीलिए थोड़ा सा अंडरलाइन करने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो गया तुम्हारा आर्कीबैक्टीरिया आ गया। आर्कीबैक्टीरिया किस शेप्स के होते हैं? स्फीयर होते हैं, रॉड होते हैं, प्लेट होते हैं, स्पाइरल, फ्लैट और स्क्वायर शेप्ड होते हैं। एंड जो यू बैक्टीरिया हो गए वो कॉसी होते हैं, बैसिली, वाइब्रियो रोड्स, फिलामेंट्स और स्फेरोकेट्स इन शेप्स। बट एनसीईआरटी में 4 शेप्स मेंशन्ड है फॉर किंगडम मोनेरा। ओके, किंगडम मोनेरा के लिए ही 4 शेप्स उन्होंने दिया है। कोई आर्की बैक्टीरिया, ये यू बैक्टीरिया के लिए अलग अलग शेप्स नहीं दिए गए हैं एनसीईआरटी में। हम बात करेंगे कल, इसमें डिटेल्ड स्टडी हम लोग करेंगे, इसीलिए कल का लेक्चर का वेट करना और मिस बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आज पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन पे क्लिक करो, मिल जाएगा तुम्हें। ओके, सो और तुम्हें क्या बताऊं, सेल वॉल, या amine thing as a cell wall is composed of pseudopeptidoglycans। बहुत बड़ी बात है भाई, आर्कीबैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन्स नहीं होते हैं। स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन से उसका सेल वॉल कंपोज्ड होता है, लेकिन मतलब बना हुआ होता है। लेकिन यू बैक्टीरिया में भाई सेल वॉल तो मतलब रियल पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, एंड उसके साथ म्यूरामिक एसिड भी मिलता है। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, बायोमोलिक्यूल्स में समझ में आ जाएगा। कितने बार गाना गाऊं, ठीक है, डोंट टेंस फॉर इट। exhibit another glycolysis nor Krebs cycle, this is important। okay, ये बोथ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल दोनों का ही ये मतलब एग्जिबिट करता है, मतलब दिखाता है दोनों। और आर्कीबैक्टीरिया की अगर बात किया जाए तो वो अगर करेगा तो ग्लाइकोलिसिस करेगा या फिर क्रेब्स साइकिल करेगा, दोनों को मिलाकर नहीं करेगा। लेकिन जो यू बैक्टीरिया होता है वो दोनों को मिलाकर करता है, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल बोथ टुगेदर। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड लाइक बाइनरी फिजन होता है, बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, किसमें? आर्कीबैक्टीरिया के अंदर। एंड जो यू बैक्टीरिया हो गए कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पोर्स इन ऑर्डर टू रिमेन डोमिनेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस।
या दिस इज इंपॉर्टेंट, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? आर्कीबैक्टीरिया में। बट यू बैक्टीरिया में is capable of producing spores in order to remain dominant during unfavorable conditions। अब तुम लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि भैया आर्की बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है? क्योंकि वो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन, हॉट स्प्रिंग में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल करना, मतलब स्पोर्स जनरेशन इज नॉट सो इजी टू डू, ओके। and RNA polymerase consists of a complex subunit pattern, okay। RNA polymerase क्या है ये भी समझोगे तुम लोग। RNA polymerase consist of a simple subunit, इसमें सिंपल होता है RNA polymerase, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया में कॉम्प्लेक्स होता है। एंड एग्जांपल्स तुम्हारे सामने हैं, तुम चाहो तो देख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। आई थिंक हमारा लेक्चर ठीक ठाक हो गया है, ओके। सो गाइस, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सब्सक्रिप्शन नहीं मांगूंगा, पहले की तरह मैं लालची नहीं हूँ, ओके। आई एम हियर टू गिव यू ओनली कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और कमेंट में ये भी ज़रूर बताना कि आगे की लेक्चर तुम्हें पीपीटी में चाहिए या फिर व्हाइट बोर्ड पे, ओके। सो आज के लिए इतना ही था लेक्चर में। और अगर तुम लोगों ने पहले के लेक्चर नहीं देखे हो ना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाउट होगा। पहले जाओ आई बटन पे क्लिक करो, तुम्हें मिल जाएगा वीडियो, ओके। जो वीडियो तुम्हें ज़रूरत होगी सिर्फ और सिर्फ वही वीडियोस मैं आई बटन पे देता हूँ। सारे के सारे वीडियोस नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे व्यू नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, ओके। सो आज के लिए इतना ही था। वेरी वेरी मच थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस सेशन एंड हैव ए गुड डे।